प्रीलिम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और रादर हमारी पढ़ाई को करने में सबसे बड़ी एक बहुत जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि किताब बहुत बार पढ़ ली। जैसे आप बात करोगे बच्चों से, दे विल टेल यू दैट मैम वी हैव रिवाइज्ड लक्ष्मीकांत 5 times, 3 times. I have read Spectrum, I have revised NCERTs, I have read economy books, I have read current affairs many times, I have revised. But the moment they go to question, जैसे ही वो क्वेश्चन करने लगते हैं, क्वेश्चन होता नहीं, कन्फ्यूजन आ जाती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना था, क्या बोलना था, क्या टिक करना था। यानी प्रीलिम्स में टिक करना था, मेंस में लिखना था और इंटरव्यू में बोलना था। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन आता क्यों है? कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं हमारी रिवीजन में, हमारे पढ़ने में। और वो जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, पहला तो है हमने पढ़ा, रीड। ये वो वाली स्टेज है जब हम कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। व्हाट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी? व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कॉन्सेप्ट टेलिंग अस? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग रिवाइज करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। वो दोबारा से, यानी पहले पेंसिल से मार्क किया, फिर मार्कर से, येलो मार्कर से मार्क किया, दोबारा ऑरेंज से कर दिया, फिर पिंक से कर दिया। बार बार अलग अलग मार्कर से वो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस रिवीजन से फायदा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ये बार बार वही कॉन्सेप्ट और वही ब्लाइंड स्पॉट्स जो पहले थे, जो फर्स्ट रीडिंग में हमने ब्लाइंड स्पॉट्स गेन कर लिए थे, वो वहीं पे ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं, वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाते। इसीलिए इतनी सारी रिवीजन के बाद भी जैसे ही आप एमसीक्यू करने लगते हो, आपको रियलाइज होता है कि वैसे तो पता है, वैसे तो सुना है, पढ़ा है हमने वो टॉपिक, है ना। आई नो आर्टिकल 320, आई नो अबाउट बायोडिग्रेडेशन, आई नो अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, आई नो अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट हैव हैपेंड, मुझे रिन म्यूटनी पता है, मुझे सारी चीज़ें पता है। लेकिन या फिर करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, क्वांटम पता है क्या है। जैसे ही कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, उस वक्त पे क्वेश्चंस में जैसे ही आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपके मोस्टली क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कुछ इजी बनाए जाते हैं, कुछ मॉडरेट डिफिकल्टी के साथ बनाए जाते हैं और कुछ डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। तो ये तो ठीक है, इनमें तो नहीं होता, लेकिन इनमें इन ब्लाइंड स्पॉट्स को ही टारगेट किया जाता है। आइडिया क्या रहता है? ब्लाइंड स्पॉट्स है बच्चे की इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जज किया जाता है कि हाउ वेल दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और दे रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम क्या है? Even if we have revised it many times, still the blind spots are there. And then when you want to do MCQs, those blind spots become visible और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और फिर आपको खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है। मैंने तो पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बार बार पढ़ा था, यही तो कहते हैं सब लोग, टॉपर्स भी यही कहते हैं। आप टीचर्स के पास जाओगे, पेरेंट्स के पास जाओगे, सब यही बोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, बार बार रिवाइज करो, सिंगल सोर्स रखो, और आपने सिंगल सोर्स रखा है उसे बार बार रिवाइज करते रहो। बात सही है, एब्सोल्युटली। लेकिन एक छोटी सी एक बात जो बीच में मिसिंग हो जाती है, वो ये कि ये ब्लाइंड स्पॉट्स मुझे कैसे पता चलेंगे अपनी प्रिपरेशन में। हाउ विल आई नो दीज ब्लाइंड स्पॉट्स इन माई प्रिपरेशन, इन माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट। इट्स गुड दैट आई हैव रेड वन बुक एंड आई हैव रिवाइज्ड इट मेनी टाइम्स, बट वो एरियाज का क्या जहाँ बार बार मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा, उन एरियाज का कहाँ जहाँ मेरे को कंफ्यूजन है लेकिन मुझे पता नहीं है,
उसके लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं, उसमें से एक टेक्निक जिसके लिए आज हम बात करेंगे या जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे वो है फाइनमैन टेक्निक। एक फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फाइनमैन। ये फिजिसिस्ट थे और इन्होंने एक लर्निंग टेक्निक, रिवीजन टेक्निक डेवलप की थी। फेमस है और बहुत यूजफुल भी है। इन्होंने बोला कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप 1, रीड योर कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल बनाने की, कंसेप्ट को बनाने की, समझने की कोशिश करनी है। दिस इज द स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। नाउ आफ्टर यू हैव रेड, try to explain it to a 5-year-old. Basically क्या है? In step 2, we are trying to put it in a simple words. Simple language में उस concept को हमें explain करना है, ताकि एक छोटा बच्चा भी या फिर एक व्यक्ति जिसे कोई background knowledge नहीं है, बिना जार्गन यूज करे। तो इसमें क्या यूज नहीं करनी है जब हम इसे यूज कर रहे हैं या स्टेप को कर रहे हैं, हमें कोई भी जार्गन यूज नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, वो भारी भारी इंग्लिश के वर्ड्स, उन्हें यूज नहीं करना है। वो अंग्रेजी को हटा के जो असली सिंपल शब्दों में कही जा सके उस बात को कहना है। जैसे कि किसी एक नए व्यक्ति को आप ये बात, पूरी बात समझाना चाहते हो, और जब आप ये करके देखेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां आप अपनी बात को सिंपली नहीं कह पा रहे हैं। ऐसी जगह है जहां पे आपको या तो भारी इंग्लिश यूज करनी पड़ रही है या कंफ्यूजिंग, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि इस बात को मैं सिंपली कैसे कहूँ, ये तो कहीं नहीं जा सकती। क्योंकि जब वो फिजिसिस्ट होके फिजिक्स को सिंपली एक्सप्लेन कर पा रहे थे, हमारे तो सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि सिंपली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। आम आदमी से जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के, तो हमारी लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं, तो उनको तो सिंपली एक्सप्लेन किया ही जा सकता है। और जब आप इन ब्लाइंड स्पॉट्स को स्टेप 3 में रिकॉग्नाइज कर लेते हो, तो आप जाते हो अपने लास्ट स्टेप पे, दैट इज रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिवाइजिंग। तो आपने अपने वापस से जाके वो पढ़ेंगे और फिर उसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। और जब आप किसी कॉन्सेप्ट को ही अपनी पढ़ने की चीज एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल शब्दों में, बच्चे को समझाना हो, तो वो आपको समझ आ चुका है। अब इसका एग्जाम्पल, वो बोलेंगे मैम कैसे समझ नहीं आ रहा हमें, तो है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक है ना मूवी से एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, है ना? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, एक काम करना ना, आप एक इंटरनेट पे वैसे भी सारा दिन तो ना कुछ करते रहते हो फ़ोन पे, तो एक जाके वो छोटा सा सीन है वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो एक वो जो वहाँ पे बच्चा रहता है उसे डिसलेक्सिया होता है, तो आमिर खान अगर उस बच्चे के फादर को डिसलेक्सिया साइंटिफिक लैंग्वेज में या एक जार्गन के रूप में समझाने की कोशिश करता, तो उन्होंने क्या करते आमिर खान, वो कहते कि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी वेयर वर्ड्स एंड साउंड आर not attached. It is a neurological condition, or rather it is a condition whereby there is phonetic dissociation. क्या समझ में आया इससे? पेरेंट्स को समझ में आता कि क्या है डिसलेक्सिया? थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर मूवी में जैसे आमिर खान ने किया, उन्होंने एक गेम निकाल के लाए और उस गेम के अंदर कुछ तो चाइनीज़, जापानीज़, किसी और भाषा में लिखा हुआ था, तो उन्होंने उनके फादर को कहा पढ़िए। फादर नहीं पढ़ पाए, उन्होंने कहा ये मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो आमिर खान उन्हें डांटने लगे, क्यों आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप शैतानी कर रहे हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते। कहा कि नहीं मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वहीं पे एक सेकंड में बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उन्हें डिसलेक्सिया का, जब आमिर खान ने बताया यही प्रॉब्लम उस छोटे बच्चे की है। तो आप बात समझ रहे हैं?
So it is like putting something very difficult in a very simple language, in a very simple method. That is Feynman technique. इसको ट्राई करके देखते हैं. जैसे आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे मे बी आर्टिकल 32 को फेनमैन टेक्निक से सिंप्लीफाई करके यूज करके या पढ़ के देखने की कोशिश कीजिए, मतलब पढ़ा के देखने की कोशिश कीजिए, उसे लिख लीजिए सिंपल भाषा में. उसी तरीके से यूट्रोफिकेशन, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए. उसी तरीके से मे बी रिन म्यूटनी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए. उसी तरह से मे बी क्वांटम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए. देखते हैं कितना आप कर पाते हैं, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोशिश करेंगे कि एक बार और इस पे बात करें हम लोग. ठीक है, बेस्ट विशेस एंड यूज फाइनमैन टेक्निक फॉर रिविजन.